बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्विटल पर, बरियत पर। बरियत भी कब? ट्रायल के बगैर। तो जब किसी आदमी पर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो इल्जाम की बाबत एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उसके खिलाफ कंसर्न पुलिस स्टेशन में, और उस एफआईआर पर पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद में जनाब क्या होता है, उसका चालान सेटअप कर दिया जाता है कोर्ट में। वहां पर कोर्ट फर्द जुर्म यानी चार्ज फ्रेम करती है मुलजिम के ऊपर। अगर मुलजिम उस अपने गिल्ट को एडमिट नहीं करता तो फिर जनाब वहां पर चार्ज फ्रेम हो जाता है और उसके बाद में प्रोसिक्यूशन एविडेंस आती है एक एक करके और उस इल्जाम को साबित करने की कोशिश करती है। जिरा के बाद फिर मौका आ जाता है जहां पर मुलजिम को मौका दिया जाता है सारे सवालात जो एविडेंस में उसके सामने चीजें आई हैं वो पुट किए जाते हैं और उनसे उसका जवाब उन सवालात के बारे में मांगा जाता है। इस तरह एक प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद में बहस के बाद में कोर्ट ने यह डिसाइड करना होता है कि मुलजिम को एक्विट करना है या उसको सजा देनी है। बेसिकली जो एक्विट का लफ्ज है, एक्विटल का, इसका मतलब है किसी आदमी को किसी चार्ज से, किसी जो सस्पिशन ऑफ गिल्ट होता है उससे, या किसी बर्डन से, किसी ऑब्लिगेशन से, किसी बोझ से, किसी डेब्ट से मुकम्मल तौर पर उस आदमी को बरी कर देना, उसको उन जिम्मेदारियों से डिस्चार्ज कर देना, ये एक एक्विट का मतलब आ रहा है। अब यहां पर एक्विटल का मतलब है कि एक इल्जाम लगा एफआईआर की शक्ल में या प्राइवेट कंप्लेंट की शक्ल में, उस पर ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद में उसका एक्विटल हो गया, वो बरी हो गया। लेकिन ये जो जिस चीज को आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ये है 249A के तहत एक्विटल मजिस्ट्रेट करेगा और 265K के तहत कौन करेगा? सेशन जज करेगा। और कब करेंगे? एट एनी स्टेज, यानी वो जो ट्रायल होना था मुकम्मल तौर पर जो मजिस्ट्रेट के पास होना था 241 से 247-48 तक, और जो सेशन जज साहब के पास होना था 265 से लेकर 65N तक, ठीक है जी। वो ट्रायल जो है उसके बीच में किसी भी स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर भी, मिडिल स्टेज पर भी और लास्ट स्टेज पर भी, जिस स्टेज पर मुनासिब समझे, अदालत को मुनासिब नजर आए कि उसके पास ग्राउंड्स मौजूद हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मुलजिम को एक्विट किया जाना जरूरी है, तो वो उसको एक्विट कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी लैंग्वेज क्या है इस सेक्शन की। लीजिए पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। लो जी, नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ कोर्ट फ्रॉम एक्विटिंग एन अक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द केस, एनी स्टेज, इफ आफ्टर हियरिंग प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड, दोनों को, प्रोसिक्यूटर को और अक्यूज्ड को, एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, और उसकी वजूहात लिखनी है। इट कंसिडर्स दैट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, यानी कोर्ट ने समाअत कर ली प्रोसिक्यूटर की भी यानी मुद्दई की भी, कोर्ट ने समाअत कर ली मुलजिम की भी, और दोनों को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि कोई चांसेस नहीं है मुस्तकबिल में इस केस में किसी भी जुर्म के तहत, एनी ऑफेंस का लफ्ज यूज है। इससे मुराद ये नहीं है कि जिसका चार्ज फ्रेम किया गया है। कोर्ट अगर ये समझती है कि किसी भी मौका पर कोर्ट चार्ज को भी आल्टर कर सकती है अगर वो समझती है कि कुछ एविडेंस ऐसी मौजूद है, बहरहाल वो एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन एनी ऑफेंस जो है, जो एफआईआर में लगे या उस एफआईआर के मुताबिक, उस कमिटेड क्राइम के मुताबिक अदालत ये समझती है कोई ऑफेंस है तो किसी भी ऑफेंस में अदालत उसको बरी कर सकती है। कब कर सकती है? एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जनाब इसके लिए जो लफ्ज यूज होता है बेसिकली वो होता है चार्ज ग्राउंडलेस। चार्ज ग्राउंडलेस जी, फर्दे जुर्म जो लगी, फर्दे जुर्म के ऊपर इल्जामात लगे, वो इल्जामात जो एफआईआर के अंदर मौजूद हैं कि फला तारीख को फला बजे फला गवाह की मौजूदगी में आपने फला एक्ट किया, ठीक है जी। तो आपके ऊपर फला सेक्शन लग रहा है तो उस सेक्शन पर आपका ट्रायल होगा, ठीक है, ये आपकी फर्दे जुर्म है। अब जब कुछ ऐसे हालात वाकयात आ जाएं जहां पर चार्ज जो है उसमें लगाए गए इल्जामात सारे के सारे साइड पर कर दिए जाए या हो जाए, तो उस बीच में चार्ज क्या हो जाएगा कि चार्ज की ग्राउंड्स खत्म हो जाएंगी। जिस बुनियाद के ऊपर सजा होनी थी मुलजिम को, तो किस बुनियाद पर होनी थी? उस चार्ज की बुनियाद पर और चार्ज में लगाए गए इल्जामात की बुनियाद पर। लेकिन अगर कोर्ट ये समझती है कि जनाब चार्ज तो ग्राउंडलेस हो चुका है एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, देन व्हाट शुड इट डू? डेफिनेटली वो क्या करेगी कि अगर वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट है तो फिर इसके तहत, और अगर वो सेशन कोर्ट है तो 265K के तहत मुलजिम को वो बरी कर सकती है। कंडीशन वही है कि दोनों को, प्रोसिक्यूशन को और मुलजिम को, वो सुनने की पाबंद है और सुनने के बाद वो रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि जनाब ये रीजंस है जिनकी बाबत वो समझती है, जिनकी बुनियाद पर वो समझती है कि अब कोई चांसेस नहीं है किसी भी ऑफेंस में मुलजिम के कन्विक्शन का और चार्ज ग्राउंडलेस हो चुका है, लिहाजा
मैं अब इस मुल्जिम को बरी करता हूं या करती हूं। अच्छा जी, क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पर कोर्ट को यह सोचना पड़ता है? जो जी कोई डायरेक्ट एविडेंस मुल्जिम के खिलाफ मौजूद ही ना हो, मिसाल के तौर पर, ठीक है जी, या एक्सपेक्टेड एविडेंस जो विटनेसेस डिपोज करेंगे जो एफआईआर में मौजूद है वो मुल्जिम को उस जुर्म से कनेक्ट ना कर रही हो, ठीक है जी, या फिर ऐसा हो कि बेल के मौके पर मुद्दई जो है वो कोर्ट में गया और उसने मुल्जिम की फेवर में कुछ ऐसा बयान दे दिया जो बहुत ही कंप्रीहेंसिव था। पहले एक जजमेंट थी 2002 की जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की, उसमें उन्होंने फरमाया था कि वंस कंप्रोमाइज इज ऑलवेज कंप्रोमाइज, मीनिंग देयर बाय if a complainant appears before court and depose court at the bail stage that the accused has no concern with the alleged crime, ठीक है जी, तो फिर उसकी जमानत मंजूर कर लिए जाए और उसको बरियत के अल्फाज भी तहरीर हो जाते थे। अब बरियत के अल्फाज मिसाल के तौर पर तहरीर ना भी होते, लेकिन जब मुद्दई पेश हुआ अदालत में, बेशक वो बेल स्टेज पर पेश हुआ और वहां पर आकर उसने एक बयान दे दिया जिसमें जनाब उसने कहा जी मेरा कंप्रोमाइज हो चुका है, तो चूंकि जो कंप्रोमाइज बेल के मौका पर हुआ, ट्रायल के लिए भी वो कंप्रोमाइज ही कंसीडर होगा। ये था जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का कहना, 2002 की जजमेंट थी। उसके बाद में भी एक जजमेंट आई थी। लेटर ऑन कुछ जजमेंट्स ऐसी आई जिसमें यह डिक्लेयर किया गया कि वंस कंप्रोमाइज इज नॉट ऑलवेज कंप्रोमाइज, बल्कि बेल स्टेज पर जो कंप्रोमाइज है वो अलग चीज है और ट्रायल पर दोबारा से कंप्रोमाइज की स्टेटमेंट मुद्दई की आएगी तो कंप्रोमाइज है, अदरवाइज कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है जी। अब यहां पर यह है कि अगर मुद्दई जो है वो अदालत में बेल के मौका पर पेश हुआ, लेकिन उसने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई एट द टाइम ऑफ बेल जो है वो इस नौयत की थी जिसमें फैक्ट्स डिस्कस हो गए और सारे फैक्ट्स जो एलिगेशंस जो थे एफआईआर में उनको मुद्दई ने डिनाई कर दिया, उनके बारे में कह दिया कि ये इल्जामात जो मैंने लगाए थे ये गलत है, ठीक है जी। अब चूंकि जो स्टेटमेंट आई है उसकी नौयत ये है कि वो नरेटरी है और वो डिनाई कर रही है किसको, कंटेंट्स ऑफ एफआईआर को। देयरफॉर यहां पर अब जो है वो पैदा हो गए हालात इनके इस्तेमाल होने के, ठीक है जी। तो कोर्ट जनाब उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए मुल्जिमान को इसमें से या मुल्जिम को इसमें से प्री ट्रायल यानी ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पर बरी कर सकती है। अगला इसमें जो पॉइंट है वो आ गया कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस। जी, एलिगेशन लगा लेकिन विटनेसेस नहीं आ रहे और मुसलसल नहीं आ रहे, बहुत टाइम गुजर चुका है, तो अनलिमिटेड टाइम के लिए मुल्जिम के ऊपर जुल्म जबर जो है वो नहीं किया जा सकता और बिला जवाज जो है मुल्जिम को देर तक उसको ट्रायल की सजा नहीं दी जा सकती। अब इसमें जब मुद्दई जो है वो मुख्तलिफ नुकात ले सकता है, मतलब वो कह सकता है कि भाई इसमें नो डाउट कि जनाब मेरे विटनेसेस पेश नहीं हुए, लेकिन वो कह सकता है कि कोर्ट ने इस हवाले से कोई कोर्सिव मेजर्स नहीं लिए कि चूंकि ऑफेंस जो है बेसिकली ये वो कहेगा कि मुद्दई का तो नहीं है, ये तो स्टेट का है और स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है मुद्दई को, ठीक है जी। तो स्टेट चूंकि ट्रायल लड़ रही है तो स्टेट की जिम्मेदारी थी कि स्टेट गवाहान को तलब करने के हवाले से जरूरी इकदामात करती, समन, नोटिस, फिर उनको इसके अलावा जो है कोर्सिव मेजर्स जो है सख्त इकदाम किए जाते हैं, गवाहों को लाया जाए और उनसे शहादत ली जाए, वो जो भी शहादत देते हैं। तो ये एक वैलिड नुक्ता है मुद्दई का इसके जवाब में कि जनाब जो विटनेसेस थे वो चूंकि प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो मुझे बरी किया जाए। अब इसका जवाब यह है कि वो कोर्ट जो है गवाहान को इस हवाले से तलब कर सकती है, चूंकि मैटर जो है उसकी नेचर सिविल नहीं है। सिविल नेचर में तमाम गवाहान को प्रेजेंट करना, अपीयर करना, उनको डिपोज करवाना, एविडेंस दिलवाना वो जिम्मेदारी होती है प्लेंटिफ की। लेकिन यहां पर जो मैटर है वो स्टेट का है, तो स्टेट जिम्मेदार है अगर गवाहान नहीं आते तो वो उनको बुलाए। तो ये वैलिड नुकता है। दूसरा जो पॉइंट मुद्दई कह सकता है कि जनाब पुलिस रिपोर्ट वाज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है जी, पुलिस रिपोर्ट में उसको गुनाहगार पाया गया है, उसके खिलाफ सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है जो उसे इस क्राइम से जो एलिज किया गया है उसे कनेक्ट कर रहा है, तो उसे जनाब जो है सिंपली छोटी मोटी ग्राउंड्स की बुनियाद पर उसे 249 ए में या 265 के में बरी नहीं किया जा सकता। और तीसरी जनाब डिले जो कह रहे हैं कि ये डिले की जो नॉन प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस है ये ट्रायल में डिले हो रहा है, तो उसके लिए मुद्दई क्या कहेगा इसके जवाब में, वो ये कहेगा कि डिले जो है वो मैं काज नहीं कर रहा। अगर कंडीशंस ऐसी हो कि यहां पर डिले काज हो रहा हो ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड, देन हाउ कैन ही क्लेम कि उसको जनाब एक्विट कर दिया जाए 265 के में या 249 ए में। तो डिले के लिए भी जरूरी है कि ये मुद्दई की तरफ से काज हो रहा होगा तो फिर वो क्लेम कर सकता है, ठीक है जी। आगे जनाब आ जाती है अटेम्प्ट वाज लेटर स्टेज। जी, अब जनाब एप्लीकेशन उसने गुजार दी मुद्दई मुल्जिम ने कि मुझे ये बरी किया जाए इसमें या इसमें, लेकिन गुजारी की स्टेज पर है कि जनाब जब एविडेंस मुकम्मल हो गई, ट्रायल मुकम्मल हो गया, अब कौन सा वक्त आ गया जी, सिर्फ 342 की स्टेटमेंट है या जनाब जो है आर्गुमेंट्स है। अब इस मौका पर मुद्दई कहेगा कि अब तो ट्रायल का फैसला मेरिट पे कर लें क्योंकि बचा तो कुछ बाकी है नहीं, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड हो सकती है इस हवाले से। तो ये मेरे मौकफ दोनों आपको डिस्कस किए। अब जनाब इसमें जो लफ्ज है एट एनी स्टेज उसको डिस्कस कर लें कि ये एट एनी स्टेज क्या है।
तो इसको मुख्तलिफ जजमेंट्स है। एक जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है, उसमें जनाब एट एनी स्टेज को उन्होंने डिस्कस किया है और वो ये कह रहे हैं कि एट एनी स्टेज जो है उसमें जनाब शामिल हो सकता है वेरी इनिशियल स्टेज आफ्टर कॉग्निजेंस, यानी इवन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है, जैसे उसने कॉग्निजेंस ले ली, उसके पास ट्रायल आ गया मजिस्ट्रेट के पास या सेशन कोर्ट के पास, तो उसमें जनाब एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 265 के या 249 ए फाइल की जा सकती है। ठीक है जी, आफ्टर कॉग्निजेंस के बाद। अच्छा जी, अब दूसरा चीज आगे कि मिडिल स्टेज जी, चार्ज फ्रेम हो गया, कॉग्निजेंस ले ली, चार्ज फ्रेम हो गया, एविडेंस शुरू हो गई, एविडेंस के बीच में या एविडेंस के इख्तिताम पर कोई बंदा इसके जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कोई अमर माने नहीं है। और इवन लास्ट स्टेज ऑफ ट्रायल भी एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जा सकती है फॉर एक्विटल, ठीक है, अंडर सेक्शन दिस एंड दिस। तो किसी भी स्टेज के ट्रायल पे एप्लीकेशन एक्विटल के लिए फाइल की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि पूरा ट्रायल हो और फिर मुल्जिम को जो है उसमें से, ठीक है, बरी किया जाए। अब इसमें कुछ प्रोपोजिशंस जो हैं उन्हें हम जनाब इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली जो प्रोपोजिशन है, पहला जो मेजर क्वेश्चन इस हवाले से पैदा होता है कि वो ये है कि वेदर बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस ये हो सकता है, यानी एट एनी स्टेज को इस हवाले से डिस्कस किया गया है कि जब मजिस्ट्रेट ने उसकी कॉग्निजेंस अभी नहीं ली, ठीक है, तो कॉग्निजेंस लेने से पहले भी क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जब तक मजिस्ट्रेट या सेशन जज उसकी कॉग्निजेंस ही नहीं लेंगे, उनके पास ये ट्रायल आएगा ही नहीं, तो उनको हम जो है इस हवाले से 265 के में या 249 ए में बरियत जो है उनसे सीख नहीं कर सकते। अच्छा, अगली इसमें प्रोपोजिशन है, डज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इफेक्ट द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट और जज? ये बहुत जबरदस्त किस्म की प्रोपोजिशन है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अदालत ने यानी सेशन जज साहब ने या मजिस्ट्रेट ने एक फर्द जुर्म लगाई, चार्ज फ्रेम किया, उस चार्ज फ्रेम में उसने सारे फैक्ट्स को लिखने के बाद, यानी ये वकुआ इस तरह हुआ, आप वहां पर मौजूद थे, गवाहान वहां पर मौजूद थे, गवाहान की मौजूदगी में आपने इस तारीख को इतने बजे ये और ये काम किए और इस तरह ये ऑफेंस से कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और उस ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद तफ्तीश हुई और तफ्तीश में फला हुआ। इन सारी चीजों की मौजूदगी में कोर्ट ये समझती है कि प्राइमा फेशाई आपने ये जुर्म बजाहिर किया है, तो कोर्ट ये कहती है कि मटेरियल मेरे पास बहुत अवेलेबल है जिसकी मौजूदगी में आपके खिलाफ ट्रायल किया जा सकता है। अब चूंकि कोर्ट ने एक राय फॉर्म कर ली है मुल्जिम के खिलाफ कि मुल्जिम के खिलाफ मटेरियल इतना मौजूद है कि ट्रायल किया जा सके, फिर जब कोर्ट ने राय ही फॉर्म कर ली और उस राय की बुनियाद पर फर्द जुर्म भी लगा दी, तो उसके बाद में जब मुल्जिम सीख करेगा एक्विटल प्री ट्रायल या ट्रायल के दौरान, तो उसका वजन तो कम होगा, क्योंकि कोर्ट की एक राय फॉर्म हो चुकी है। कोर्ट ने लिखा है कि प्राइमा फेशाई जो है सफिशिएंट मटेरियल इज अवेलेबल टू ट्राई द अक्यूज्ड इन दिस ट्रायल, ठीक है ना जी। तो उस पर जब फर्द जुर्म लग गई और कोर्ट ने अपनी वाज़ेह तौर पर फाइंडिंग दे दी कि जनाब कुछ चीजें मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है, जब मुल्जिम को बज़ाहिर इसमें कनेक्ट होना साबित हो रहा है, तो फिर उसके लिए जो है एक्विटल यहां पर या यहां पर करना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसे पहली स्टेज पर किया जाता है फर्द जुर्म से पहले, तो वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब यह कि वेदर 249 ए सीआरपीसी और 265 के सीआरपीसी एप्लीकेबल इन कंप्लेंट केस, जबरदस्त किस्म की प्रोपोजिशन, जबरदस्त किस्म की प्रोपोजिशन। कंप्लेंट केस में होता क्या है कि सरसरी शहादत होती है मुद्दई की, एफआईआर में तो सारा कुछ हो गया पुलिस के पास, और पुलिस जो है वो साजबाज होके कुछ भी कर सकती है, आपको पता है, मुझे भी पता है, सब कुछ कर सकती है। तो यहां पर जो सूरत मुख्तलिफ है, कोर्ट के पास एविडेंस हुई करसरी, कोर्ट के पास मुद्दई की भी एविडेंस हुई, कोर्ट ने मटेरियल को एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ने मुल्जिम को समन किया, ये तहरीर फरमाते हुए कि एक तो एफआईआर केस में तो सारा कुछ था, पुलिस का क्या हुआ जिसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट कह रही थी कि जनाब सफिशिएंट मटेरियल तो है जिस पर ट्रायल किया जा सके, या प्राइमा फेशाई लग रहा है कि मुल्जिम से कुछ है। लेकिन यहां पर तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां पर तो कोर्ट ने इज़ खुद किया है, कोर्ट ने इज़ खुद कसरी एविडेंस ली है और डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, अपनी ओपिनियन फॉर्म की है, और ओपिनियन फॉर्म करने के बाद मुल्जिमान को तलब किया है। तो अब सवाल यह पैदा हो गया कि जब कोर्ट ने इस खुद ही तलब कर लिया, तो अपने तलब करने के बाद वो ट्रायल के बगैर ही मुल्जिमान को एक्विट कैसे करेगी? ये एक बड़ी डिबेट है, ठीक है जी। इस पर हर दो तरफ से जजमेंट्स मौजूद हैं कि कोर्ट ऐसा कर सकती है। एक जजमेंट थी, ये मैं ढूंढ के आपको देता हूं इस हवाले से, ये जनाब ये है कि when a magistrate or judge itself found a prima facie case summoned the accused persons, it would definitely be a strange thing to acquit an accused on 249 until unless there is some new material is on record। अच्छा, इस पर यह जजमेंट है पीएलडी 1981, सुप्रीम कोर्ट 573 है। एक जजमेंट और है 1985 पीसीआरएलजे 929। तो बजाहिर ऐसा लगता है कि जब कंप्लेंट केस में
249 या 265 के फाइल की जाएंगी तो एक्विटल जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर दोनों तरफ से जजमेंट्स मौजूद हैं। तो ये सेफली कहा जा सकता है कि इफ देयर इज सम न्यू मटेरियल अवेलेबल, जो है एविडेंस कुछ ऐसी आ गई है कि वहां पर पहले कुछ ऐसा मौजूद नहीं था जो अब आ गया है और जो कनेक्ट कर रहा है मुलजिम को, यानी जो फायदा दे रहा है मुलजिम को, तो वहां पर फिर कोर्ट के लिए इख्तियारात तो हर जगह पर है, कोर्ट कर सकती है, लेकिन लॉजिकली ऐसा जरा मुश्किल नजर इस वजह से आता है कि कोर्ट ने इस खुद ही तो मुलजिम को जनाब ये कहा कि आपके खिलाफ प्राइम फशाई केस है और इस खुद ही वो उसकी बरीत की तरफ चल रही है, तो जरा मुश्किल हो जाती है, अलबत्ता कर सकती है। ठीक है जी। अगली क्वेश्चन है डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन केस जो ट्रायबल बाय सेशन। जी हां जनाब 302 का मैटर आ गया मजिस्ट्रेट के पास जब चालान पुट हुआ और उसमें कोई डिस्चार्ज की रिपोर्ट थी या कोई दीगर मटेरियल था, तो मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया कि जनाब मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी पावर्स को इख्तियार करते हुए 249A में या 265 के में या इवन इनके बगैर जो है मुलजिम को डिस्चार्ज कर दिया पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर। अब सवाल यह है कि क्या उसका ये एक्ट जो है ये लीगल है? तो जनाब इस पर ये है PLD 2001 लाहौर 271, जो कहते हैं कि सेशन ट्रायल के केस में PLD 2001 है, लाहौर की है 271। ठीक है जी। तो उसमें यह डिक्लेयर किया गया है कि मजिस्ट्रेट को ऐसे इख्तियारात हासिल ना है। आगे जनाब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रोपोजिशन है, वो है कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बाय विटनेसेस। ठीक है जी, बिफोर पुलिस और कोर्ट। विटनेसेस क्या कर रहे हैं जनाब? बकुए को बता रहा है मुद्दई मगरिब का, गवाहान बता रहे हैं मशरिक में, लेकिन बताया किसको है? पुलिस को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्सर दोस्त जो है वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, कि इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस जो है या फाइंडिंग्स ऑफ जो पुलिस है वो जज के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती, और जज ने जो उसके सामने स्टेटमेंट्स आएंगे उनकी रोशनी में देखना है कि इसको बरी किया जाए या ना किया जाए। ठीक है। इवन बिफोर जो कोर्ट भी आती है, अगर किसी गवाह की जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्टरी है टू द अदर विटनेस, देन स्टिल द कोर्ट हैज पावर्स टू ऑब्जर्व जो है किस गवाह की स्टेटमेंट को दुरुस्त समझना है, किसको गलत समझना है, और दीगर मटेरियल क्या उसके साथ अवेलेबल है, लेकिन इसकी रोशनी में सिंपली 265 के या 49A को अप्लाई करते हुए बरी नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, आखिरी चीज है जी, मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर 249A और 265 के। जी मोस्ट सुटेबल स्टेज कौन सी है टू फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 249A और 265K इज टू माई ओपिनियन इज वेरी इनिशियल स्टेज आफ्टर कॉग्निजेंस। जी बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, if you file a complaint, a petition under section 249A or 265K and file very initial stage after cognizance and before framing of charge। ठीक है जी। तो वो बहुत जबरदस्त किस्म का टाइम है उसे फाइल करने के लिए। उसकी वजह यह है कि फर्द जुर्म यानी फ्रेम ऑफ चार्ज में जो कोर्ट है उसकी एक ओपिनियन बहरहाल आ चुकी होगी कि आपको ये मटेरियल प्राइमा फेशियाई कनेक्ट कर रहा है इस क्राइम के साथ। ठीक है। लेकिन जब वो नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट के लिए अपनी ही ओपिनियन को के खिलाफ जाना मुश्किल हो जाता है, तो वो यहां पर चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने बेसिक्स को डिस्कस किया है एक्विटल के हवाले से। एक्विटल बिफोर यानी ड्यूरिंग ट्रायल, ठीक है जी, अंडर सेक्शन 249A और 265K। ठीक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस स्टिल अवेलेबल विद यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब, और मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, अभी पूछना चाहें तो। मुझे पता है आप पूछते नहीं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपने क्वेश्चन इस हवाले से निकाल लीजिए। पहले इनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर अगला लेक्चर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सारे दोस्तों। अल्लाह हाफिज।